प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं क्लास 9th का साइंस विषय लेकर आया हूँ और चैप्टर 1 और चैप्टर का नाम है हमारे आसपास की पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैं इस अगली वीडियो में इस जो छोटी छोटी पॉइंट्स दिखाई दे रही है जो आप सभी लोगों को जानना चाहिए, जिसे मैं डिस्कस कर दिया था। आशा करता हूँ आप लोग की समझ में आई होगी। तो मैं आज ये टॉपिक का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा और ये आप लोग का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे बहु वैकल्पिक प्रश्न, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को स्क्रीन में बहुत अच्छा दिखे। देख पा रहे होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। प्यारे स्टूडेंट्स, इस चैनल में बने हुए रहिए। मैं आप लोग का सभी पार्ट का इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए। इस विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे कहते हैं। तो इस विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे क्या कहते हैं? ए में है पदार्थ, बी में ठोस, सी में द्रव, डी में गैस। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ए, पदार्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। वे हैं, देखिए, प्राचीन दार्शनिकों ने क्या किया, पदार्थ को 5 मूल तत्वों में क्या किया, वर्गीकृत किया। मतलब ये समझिए, ये पदार्थ है उसको 5 मूल तत्वों में बांट दिया। कौन लोगों ने? प्राचीन दार्शनिकों ने, ठीक है। वे कौन कौन सा है? तो बोलता है वे तत्व हैं, ये ऑप्शन के अनुसार हम लोग को बताना है। ए नंबर में अग्नि, बी में आकाश, सी में वायु, डी में इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इनमें से सभी। आप लोग को एक चीज़ मैं डिस्कस करूँगा, पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया, तो ये कौन कौन सी हैं? तो आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला अग्नि, दूसरा आकाश, तीसरा वायु, और चौथा की बात करें जो नहीं लिखा है तो वो जल है, ठीक है। और पांचवा की बात करें तो वो पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। आप लोग फिर से रिपीट कर सकते हैं। पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया है। पहला अग्नि, दूसरा आकाश, तीसरा वायु, डी में इनमें से सभी है। तो ऑप्शन तो डी होगा, बट मैं 5 मूल तत्व क्या क्या बताया? अग्नि, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। पदार्थ बने होते हैं, पदार्थ किससे बने होते हैं? ठोस से, तत्व से, कणों से, गैस से। तो पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं वो कौन से मिलकर बनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, पदार्थ के कण होते हैं। तो पदार्थ के कण क्या होते हैं, कैसे होते हैं? ए में देखने योग्य, बी में छोटे, सी में सूक्ष्म, बी और डी नंबर में बड़े आकार की। तो पदार्थ के कण होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पानी में चीनी जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होता है? तो पानी में चीनी जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन नंबर ए है वृद्धि होती है, बी है घटता है, सी कोई परिवर्तन नहीं होता, डी पहले से दोगुना हो जाता है। तो आप इसे प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। पानी में चीनी जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होता है? तो कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक गिलास ले सकते हैं, उसमें आप पानी भर सकते हैं और उसमें चीनी आप डाल सकते हैं। वो मीठा हो जाएगा, बट उसकी तली में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है, ठीक है। ए नंबर में जल, बी ईर्ष्या, सी गंध, डी इत्र की सुगंध। तो पदार्थ कौन नहीं है? आप लोग जानते होंगे इसे, ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब घृणा समझिए। ईर्ष्या
ईर्ष्या एक प्रकार के क्या है, जलन है, जो किसी भी व्यक्ति की अंदर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, पदार्थ के कण में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो ए नंबर में है स्थितिज ऊर्जा, बी में गतिज ऊर्जा, सी में ध्वनि ऊर्जा, डी में तापीय ऊर्जा। तो ना पदार्थ के कण में गतिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ताप बढ़ने पर पदार्थ की कण की गति में क्या परिवर्तन होता है। देखिए, कोई भी क्या है पदार्थ है, अगर मैं उसका तापमान बढ़ाऊंगा तो क्या है, पदार्थ के कण की गति में क्या परिवर्तन होगा। ए नंबर में गति तेज हो जाती है, बी में गति कम हो जाती है, सी में गति में कोई परिवर्तन नहीं होता, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ना इसका सही जवाब होगा गति तेज हो जाती है। ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे भी, पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। ए नंबर में विसरण, बी में प्रसरण, सी में संवहन, डी में चालन। तो इसका सही जवाब होगा ना विसरण। क्वेश्चन नंबर 10, पानी में नमक जैसे पदार्थ घुलने पर पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है। तो ना क्वेश्चन समझ गए होंगे, पानी में नमक जैसे पदार्थ घुलने पर पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है। तो ना इससे क्या पता चलता है, ऑप्शन ए है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, बी पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, सी पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, डी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होती है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, 10 हो गया, 11 देखेंगे। निम्न में से कौन पदार्थ है। ए नंबर में शनि, बी में घिरना, सी में विचार, डी में घड़ी। तो इनमें से कौन पदार्थ है, घड़ी। और शनि मतलब प्यार, अफेक्शन, घिरना हेट बोल सकते हैं, विचार थॉट, एक सोच है, विचार। ठीक है, तो इसमें कौन सा पदार्थ है, घड़ी, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। याद रखेंगे, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल ना सबसे अधिक होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, बाह्य बल लगाने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है। देखिए, कोई ठोस है, आप ऊपर बाहर से क्या करेंगे, इस पर बल लगाएंगे, तो इसमें क्या परिवर्तन होगा। तो इसमें ना कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब ये पत्थर है, पत्थर जैसे ठोस पदार्थ है, इस पर आप बाहर से बल लगाएंगे तो इस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन के अनुसार मैं बताता हूँ, आकृति बदल जाती है, आकृति नहीं बदलती है, आकृति बढ़ जाती है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ना बी होगा, आकृति नहीं बदलती है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, द्रवों के बारे में क्या चीज़ है। देखिए, आकार और आयतन निश्चित होता है, गलत है। बी आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही जवाब होगा। आकार निश्चित होता है, सॉरी आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर अब 15 देखेंगे हम लोग, इसका सही जवाब बी होगा। क्वेश्चन 15, गैसीय अवस्था में कणों की गति होती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसे होती है उसे बताना हम लोग को। ऑप्शन नंबर ए में नियमित, बी में अनियमित, सी में नियमित और तीव्र, डी में अनियमित और तीव्र। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 16, द्रवों में किसका विसरण संभव है।
द्रवों में किसका मिश्रण संभव है? तो द्रव है ना, मतलब जल की भांति, तो इसमें कोई भी चीज़ का मिश्रण हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस, तो इनमें से तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ना 16, ठोस पदार्थों का, ठोस के बारे में भी जानना है हम लोग को, ठीक है। आकार निश्चित होता है, बात सही है। बी में आयतन निश्चित होता है, ये भी होता है। सी में है दोनों निश्चित होता है, मतलब ठोस का आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, इसलिए दोनों निश्चित होता है, मतलब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित पदार्थों में किसकी संपीड्यता अधिक है? संपीड्यता अधिक है। ए नंबर में ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी में उपरोक्त सभी। तो ना इसका सही जवाब होगा गैस, ठीक है। मैं इसको आप लोग को समझाना चाहूँगा, किसकी संपीड्यता अधिक होगी। संपीड्यता मतलब आप लोग ये समझिए कि ना कोई एक चीज़ में कोई चीज़ है, समझिए कोई वस्तु है, इसे मैं दूसरी चीज़ में डालूंगा तो क्या वो उतनी ही जगह लेगा या कम जगह में भी आ सकता है, ठीक है। यदि इस बर्तन का चीज़ें को मैं इसमें डाल दिया और ये ना बहुत ही कम जगह में आ गया ये चीज़, इसको हम लोग बहुत कम जगह में रख सकते हैं, तो कहेंगे वो उसकी संपीड्यता कम है। जैसे क्या है, ठोस, कोई वस्तु ठोस है, इसको मैं क्या करूँगा, एक बर्तन से क्या करूँगा, दूसरे में रखूँगा ना, तो पहला में जितना था वो दूसरा में जाकर भी लगभग उतनी ही होगी। द्रव भी वही होगी, एक गिलास का पानी को दूसरे गिलास में डालिए, फिर से पहले गिलास में डालिए, तो जितना था वही होगी। बट गैस को ना हम लोग इसको ये कर सकते हैं, गैस से आप लोग जान रहे हैं, इसको खुले में छोड़ देंगे तो ये पूरा फैल जाएगी, ठीक है, फैल जाएगी। लेकिन क्या है ना, उसे आप किसी अच्छी व्यवस्था करके क्या करेंगे, ये पूरे गैस को ना एक छोटा सा सिलेंडर होगा, इसमें आप डालेंगे इसमें ना, तो ये सारे गैस समा जाएगी। तो बता दीजिए ये पूरे गैस ये छोटी सी सिलेंडर में समा गई, मतलब संपीड्यता किसकी अधिक है, गैस की। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है? रिक्त स्थान अधिक होता है, तो याद रखेंगे ना, ठोस, द्रव, गैस, उपरोक्त सभी। तो ना इसका सही जवाब होगा गैस। गैस के कणों की मध्य रिक्त स्थान अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग 20 देखेंगे। देखिए, वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग होता है? वाहनों में, गाड़ी में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए सीएनजी, एलपीजी, जल गैस, नाइट्रोजन गैस। तो ना इसका सही जवाब होगा सीएनजी, ठीक है, सीएनजी। देख पा रहे होंगे सीएनजी, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये काम जरूर कीजिए प्यारे स्टूडेंट्स, सीएनजी का ना पूर्ण रूप लिख के बताइएगा। एलपीजी है, इसको ना खाना बनाने के लिए इस गैस का उपयोग किया जाता है सिलेंडर में, ठीक है। एलपीजी और सीएनजी का पूर्ण रूप आप लोग जरूर लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में ना कमेंट कीजिएगा, आप लोग को आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ये लिखेंगे, प्लीज़ सर आप इसे एलपीजी और सीएनजी का पूर्ण रूप लिख करके अब बता दीजिए आप ही, तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आप 21 चलेंगे। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों की अपेक्षा होती है। क्वेश्चन समझ गए होंगे, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों की अपेक्षा होती है। तो ना द्रव का आकर्षण बल और गैस का आकर्षण बल में किसका बल अधिक होता है या कम होता है? तो ना गैस का कम होता है, किसकी अपेक्षा? द्रव की अपेक्षा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन समझ पाए, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों की अपेक्षा होती है, कम होती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। आप लोग ना जो समझ में नहीं आएगी कमेंट्स करेंगे, मैं इसका सारा डिटेल कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि, देखिए
स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि, देखिए ऑप्शन, पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो रिक्त स्थान तो सभी कणों के बीच होती है, कोई भी पदार्थ हो उस कण के बीच में रिक्त स्थान होती है। बी नंबर है पानी के कण गति करते हैं। सी में पानी के कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। डी नंबर है पानी की संपीड़ितता अधिक होती है। देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ना, पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अभी जैसे देखेंगे, तापमान का, देख पा रहे होंगे, तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक मतलब ये समझ जाइए एसआई मात्रक। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम, आईएसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। तो तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। क्वेश्चन नंबर 24, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को ना घनत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा 24 देख लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर अभी क्या देखेंगे? 25। बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के कारण गैस भी बनता है। ठीक है, बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के कारण गैस भी बनता है। ए नंबर में बोलता है दबाव, बी में गतिज ऊर्जा, सी में स्थितिज ऊर्जा, डी में आकर्षण बल। तो इसका सही जवाब होगा दबाव। क्वेश्चन नंबर 26, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उस ठोस का कहलाता है। तो मैं बता दूंगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए क्वथनांक। ये आप लोग ये जान लीजिए कि ना, कोई भी द्रव है, वो जिस ताप पर पिघलकर वो गैस बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वथनांक। और जल का क्वथनांक कितना होती है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसे ही बोल देगा केल्विन में तो 373 केल्विन। ठीक है, क्या मैं बोला समझ में आई आप लोग को? अगर शुद्ध जल का क्वथनांक पूछेगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ना केल्विन में पूछेगा तो 373 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 27, ठोस में तापमान बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा घट जाती है, बढ़ जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बढ़ जाती है। आप ना किसी भी चीज़ में तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी कण होती है ना, उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। 28 देखेंगे, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान सादा रहता है। देखिए कोई ठोस है और वह गल रही है तो ना उसके बीच तापमान हमेशा समान रहेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी इसका। क्वेश्चन नंबर 29, बर्फ का गलनांक होता है। तो ना बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.16 केल्विन। याद रखेंगे, बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.16 केल्विन। कहीं कहीं आप लोग को ये चीज़ दिया हुआ रहेगा 273 ओनली। अगर इतना केल्विन दिया हुआ रहेगा तो ये भी सही हो जाएगी। अगर 273.16 केल्विन नहीं रहेगा तो आप लोग इसे सही मारेंगे, और ये भी नहीं रहेगा केल्विन में तो बर्फ़ का गलनांक क्या मानेंगे आप लोग? तो बर्फ़ का गलनांक ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना के बराबर होता है? कितना केल्विन के बराबर? तो ना 273 केल्विन के बराबर होती है। आप लोग एक पॉइंट्स अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए और इसे रीड करें। क्वेश्चन नंबर 30, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में सूक्ष्म बर्फ, बी में लाफिंग गैस, डी में मार्स गैस, सी में, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ना ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए होगा सूक्ष्म बर्फ।
क्या कहलाती है? सूक्ष्म बर्फ। बी नंबर में है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस के बारे में आप लोग जानते हैं। तो ना लाफिंग गैस की सूत्र होती है N2O, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। और ना लाफिंग गैस को मतलब N2O को किसी व्यक्ति को सुंघा देने पर वह व्यक्ति हंसते रहता है। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलेंगे। दो 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से होती है। क्वेश्चन समझ पाए होंगे। क्या बोलती है? जल के कणों की ऊर्जा, बर्फ के कणों की ऊर्जा, दो ऊर्जा है, जल के कणों की ऊर्जा और बर्फ के कणों की ऊर्जा। और तापमान कितना है? 273 केल्विन। तो इसमें क्या होगी? जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से होती है। मतलब जल के कण की ऊर्जा है जो कि बर्फ के कण की ऊर्जा से अधिक होती है, कम होती है, क्या होती है? तो ना जल के कण की ऊर्जा बर्फ की कण की ऊर्जा से अधिक होगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे कहते हैं। देखिए, अगर मान की बात की बात है, कोई द्रव है, ठीक है, इसे आप ताप देंगे और इसकी ताप हो जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये गैस में परिवर्तित हो जाएगा, जिसे क्वथनांक बोलेंगे। लेकिन क्या है, आप तापमान नहीं देंगे और वायुमंडलीय क्या किस दाब पर? वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं? तो ना उसे बोलेंगे वाष्पीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या? अच्छा, एक बार मैं फिर से रीड करता हूँ। क्या कहा? वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे कहते हैं वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, जिस पर द्रव क्या होने लगता है? उबलने लगता है, उसे क्या कहेंगे? ना उसे क्वथनांक ही बोलेंगे। मिस्टेक हो रही थी मुझसे। क्वेश्चन नंबर 33। 373 केल्विन तापमान पर भाप के कणों में इसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा होती है। क्वेश्चन समझ पाए होंगे। देखिए, भाप के कणों में पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा अधिक होती है या कम होती है? और दोनों के लिए ना तापमान कितना रहेगा? 373 केल्विन। क्वेश्चन फिर से समझिए। भाप के कणों में पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा होगी, वो अधिक होगी या कम होगी? तो ना भाप के कण की ऊर्जा अधिक होगी और पानी के कण की ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। तो फिर से क्वेश्चन एक बार रीड कीजिए। 373 केल्विन तापमान पर भाप के कण में इसी तापमान पर पानी के कण की अपेक्षा ऊर्जा होती है। तो भाप के कण में ना ऊर्जा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखेंगे। किसी पदार्थ पर तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है? देखिए, कोई भी पदार्थ है उसमें आप क्या करेंगे? तापमान में परिवर्तन करेंगे। ये समझिए, तापमान बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसमें क्या परिवर्तन होगी? तो ना इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवस्था परिवर्तन। बी में बोलता आकार परिवर्तन, सी में कोई परिवर्तन नहीं है, डी में इनमें सभी। तो ना किसी पदार्थ है, कोई पदार्थ है, उसमें तापमान में परिवर्तन करेंगे तो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35। आप लोग ना इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। आप लोग एक बार देखेंगे, आप लोग का एग्जाम के लिए ना बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अभी 35 है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे और इस प्रकार का आप लोग जितने भी क्वेश्चन होंगे उसे ट्राई करेंगे अपना बुक पे या कहीं से भी। मैं इसको अच्छी तरह समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 35। 300 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? क्वेश्चन देखिए, 300 केल्विन है, ये कितनी डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा? तो मैं आप लोग को बताता हूँ। कोई भी केल्विन दिया हुआ रहे ना, अगर कोई तापमान है वो केल्विन में दिया है और उसको हम लोग को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो ना उसमें क्या माइनस करेंगे? तो ना उसमें माइनस कर देंगे 273 और जो आएगी वो ना डिग्री सेल्सियस में होगा। तो 300 केल्विन को हम लोग को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो ये क्या होगा? तो इस छोटी सी बात है, 300 केल्विन में 273 माइनस कीजिए, ये बचेगा 27। कितना बचेगा? 27।
तो ना इसका आंसर होगी 27 डिग्री। समझ पाए होंगे। केल्विन में दिया हुआ रहेगा, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो ना 273 माइनस करेंगे। 273 माइनस कर दिया तो 27 आ गई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया कहलाती है। देखिए अभी का क्वेश्चन ये इसका आंसर होगा वाष्पीकरण, लेकिन मैं इसको अच्छी तरह समझाता हूँ फिर से। बोलता क्या है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो वाष्पीकरण। ठीक है। अब प्यारे दोस्तों ये काफ़ी रात हुई है और ना मैं थोड़ा मैदान साइड में आकर ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप लोग को ये क्या है ना कि आवाज़ थोड़ा सा ये अलग टाइप से आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया, इसका जवाब क्या? वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर ना अभी 36 हुआ तो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37। जूम कर देता हूँ प्यारे दोस्तों आप लोग के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, वाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? देखिए ऑप्शन नंबर ए में तापमान, बी में आर्द्रता, सी में वायु की गति, डी में इनमें से सभी। तो ना वाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा इनमें से। अच्छा एक मिनट थोड़ा सा। वाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? वाष्पीकरण को ए नंबर में तापमान, बी में आर्द्रता, सी में वायु की गति, डी में इनमें से सभी। वाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ना एक बार फिर से, वाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? मतलब ये समझ लीजिए जल है, ठीक है, उसका वाष्पीकरण होता है, मतलब जल उड़कर भाप बनकर ऊपर जाती है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा कारक ये क्या है प्रभावित करती है उसे? ऑप्शन ए में बोलता है तापमान, बी में आर्द्रता, वायु की गति, इनमें से सभी। तो इनमें आंसर क्या होगा इसका? वाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? प्यारे दोस्तों मैं ना इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में दूंगा। आप लोग भी ये क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देने का कोशिश कीजिए। मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट सा लग रही है, इसलिए इसका जवाब मैं नहीं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है। आप लोग ना इसे एक बार रीड करके इसका जवाब जरूर लिखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, और मैं ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना इसका PDF आप लोग को दे दूँगा, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा इसका लिंक, वहाँ से आप लोग PDF प्राप्त कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है? 38। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर में क्या परिवर्तन होगा? आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर में क्या परिवर्तन होगा? आर्द्रता बढ़ जाएगी तो वाष्पीकरण की दर में क्या परिवर्तन होगा? तो ये ना घटेगी। ठीक है, मुझे लग रही थी क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब होगा। देख पा रहे होंगे 37 इनमें से सभी, बट मैं क्लियर रूप से नहीं कह रहा हूँ, आप लोग इसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हुआ, मैं 38 भी करा दिया, अभी देखेंगे 39। 38 करा दिया हूँ मैं, देख सकते हैं। अभी ना क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई भी चीज़ का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40, दाब के बढ़ने और तापमान के घटने पर पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है? देखिए, दाब के बढ़ने पर और तापमान के घटने पर पदार्थ के अवस्था में क्या परिवर्तन होता है? तो याद रखेंगे, तापमान जब कभी भी घटेगा ना, कोई भी चीज़ जमने की ओर जाएगा। मतलब किसी भी चीज़ का तापमान को हम लोग कम करेंगे तो वह जम जाएगा। आप लोग ठंडा के दिन में देखते होंगे पानी भी क्या हो जाती है,
अधिक ठंडा होने से कहीं कहीं ना बर्फ़ बन जाती है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ओस या पाला, जब कभी भी वो ज़मीन में गिरती है ना, तो हम लोग ठंडा के दिन में क्या करते हैं, थाली ले करके कहीं रख देते हैं, तो जो ऊपर से गिरती है ना वो जमी हुई रहती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तापमान घटने पर पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है। तो ना ऑप्शन नंबर ए में बोलता है ठोस द्रव में बदल जाता है। अच्छा बताइए, ठोस द्रव में बदलेगा क्या? नहीं, कोई भी ठोस है जैसे मतलब जमा हुआ है वो पिघलेगा क्या? ठंडा के दिन में कभी नहीं पिघलेगा, तापमान कम होगा तो नहीं पिघलेगा। ऑप्शन नंबर बी, द्रव गैस में बदल जाता है। द्रव गैस में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाता है। बताइए, द्रव ठंडा होगा तो जो पानी है ऊपर उड़ के चल जाएगा क्या? नहीं। तो सी नंबर क्या बोलता है, ठोस गैस में बदल जाता है, ठोस गैस में, ये भी गलत है। डी नंबर में देखिए, गैस द्रव में बदल जाता है। गैस किस में बदल जाता है? द्रव में। हाँ, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। गैस किस में बदल जाता है? द्रव में, ठीक है। आप क्वेश्चन 40 हो गया ना, तो आप 41 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? देखिए, कोई जल है उस पर हम लोग तापमान दे 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसकी भौतिक अवस्था क्या हो जाएगी? वह ना गैस बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 होगी, तो अब 41 देखिए, सॉरी 41 होगी अभी, तो ना क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग 42 देखेंगे। और ना मैं चाहूँगा आप लोग से प्यारे स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी करें। और ना आप लोग का मैं साइंस सब्जेक्ट का सभी पार्ट का मैं इस तरह से करा दूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ना आप लोग इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए जो मोबाइल में बेल आइकन है उससे भी आप लोग प्रेस करेंगे, ताकि जितने भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देख पा रही होंगे, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? तो सब जानते होंगे, गर्मियों में ना हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, वो भी हल्के, मतलब सूती कपड़े सफ़ेद रंग की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है, सुनिए। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं की बात की है? आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्था की बात की है? ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 4, सी है 5 अवस्था, डी में 6 अवस्था। तो ना आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ की कितनी अवस्था के बारे में बात की है? तो ऑप्शन नंबर सी 5 अवस्था के बारे में। मैं बता दूं आप लोग को, पदार्थ की ना एक्चुअल में देखेंगे तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है, वो होती है ठोस, द्रव और गैस। लेकिन क्या है ना, आधुनिक वैज्ञानिकों ने ये पदार्थ को 5 अवस्थाओं में इसको क्या किया है, 5 अवस्थाओं की बात किया है। क्वेश्चन नंबर अभी आप लोग देखेंगे, इसका ऑप्शन हो जाए सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ना अभी क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। आप लोग को स्क्रीन में सारे क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से पदार्थ की किस अवस्था के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है? तो ध्यान दीजिए, सूर्य है और तारा, सूर्य और क्या, तारा। इसमें पदार्थ की कौन सा अवस्था के कारण उसमें सूर्य में और तारा में चमक होती है, जिसके कारण दिन और रात भी होती है, कहेंगे हम लोग, ठीक है। और ये पूरी पृथ्वी में लाइटिंग देती है, कौन, सूर्य। तो ना इसका सही जवाब होगा प्लाज्मा। क्वेश्चन फिर से रीड कीजिए आप लोग एक बार, निम्नलिखित में से पदार्थ की किस अवस्था के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है? तो ना प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देखेंगे। पदार्थ की 5वीं अवस्था है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा प्लाज्मा। पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है? प्लाज्मा। मैं आप लोग को बताया था पदार्थ की मूल रूप से देखेंगे तीन अवस्था है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5 अवस्था की बात की है। तो पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 46, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। देखिए, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? आप लोग ये अनुमान कीजिए, गैस है वो द्रव में बदल जाएगा। तो कब बदल जाएगा? जब तापमान कम होगा तो गैस ना द्रव में बदल जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो ना ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, संघनन, ठीक है। क्या बोलेंगे? संघनन। गैस है जो कि द्रव में बदल जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे? संघनन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 देख पा रहे होंगे आप लोग।
गैसों में विसरण का एक उदाहरण है, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, बी है स्याही का पूरे पानी में फैलना, सी है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना, डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गैसों में विसरण का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर इसका ना ए होगा, इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, ठीक है। और बी में बोलता है स्याही के पानी में, तो ये हवा में हम लोग को गैस में दिखना है, ठीक है, तो ये पानी में नहीं, इसमें भी पानी है, तो ऑप्शन नंबर बी सी डी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 200 केल्विन तापमान बराबर है, 200 केल्विन तापमान बराबर कितना होगा, क्या होगा उसको बताइए आप लोग। मैं बता दिया था तभी, जब कभी भी ना तापमान केल्विन में दिया हुआ रहे तो उसे डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए 273 माइनस करेंगे। तो बता दीजिए 200 केल्विन है, इसमें आप क्या करेंगे 273 माइनस करेंगे, ठीक है। तो ना इसका जीरो में 3 घटाएंगे 7 बचेगा, ये 0 है, इसमें 9 है, तो 9 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा। अच्छा मिस्टेक हो रही है, 200 में कितना माइनस करना है हम लोग को 273, तो बड़ा तो ये है, इनमें से माइनस करेंगे इसको, तो 3 में 0 घटाएंगे 3 बचेगा, 7 में 0 घटाएंगे 7 बचेगा, 2 में 2 नहीं घटेगा, बट बड़ा ये संख्या है तो इसका चिन्ह माइनस है ना, तो माइनस लगेगा, तो माइनस 73 डिग्री सेल्सियस इसका जवाब होगा। क्वेश्चन 48 होगी, तो ना क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग देखेंगे 49, क्वेश्चन नंबर 49 देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, मैं डिस्कस किया था पहले ही, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, तो शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है 373 केल्विन। मैं इसके बारे में फिर से डिस्कस किया था इससे पहले। और डिग्री सेल्सियस में पूछ दे शुद्ध जल का क्वथनांक तो कितना होता है, तो डिग्री सेल्सियस में ना 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, मैं एक बार डिस्कस किया था 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होती है, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर ना 273 केल्विन होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, गुप्त ऊष्मा का मात्रक है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है, तो ना जूल प्रति केजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 50, 1 कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, तो ना 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 देख पा रहे होंगे आप लोग। पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में अंतर आणविक बल का बढ़ता क्रम है। देखिए पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में अंतर आणविक बल होता है, उसका बढ़ता क्रम क्या है, तो मैं बता देता हूँ। पदार्थ के मूल रूप से 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस, जिनमें से ना उसके कण होते हैं, ठोस का कण, गैस का कण और द्रव का कण, जिनमें से अंतर्वान्विक बल मतलब उसके कण के बीच जो बल होता है उस सबसे अधिक किस में होता है, तो ठोस में होता है, सबसे कम किस में होता है, गैस में। तो इसको बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे कम होता है उसको पहले लिखेंगे, तो गैस का सबसे कम होता है तो सबसे पहला क्या हो जाएगा गैस, फिर क्या होगा द्रव, फिर क्या होगा ठोस। तो गैस द्रव ठोस किस में है, ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देख पा रही होंगे। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है। तो ना 2260 केजी के किलो जूल प्रति केजी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55, प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में कौन पाया जाता है, जल। कैसे पाया जाता है मैं बताऊं, तो जल है तो ये द्रव अवस्था में तो पहले से है,
ठीक है। और ये किस अवस्था में पहले से है? ये ना जल है तो ये द्रव अवस्था में पहले से है। पानी है मतलब ये द्रव अवस्था में पहले से है। और यहाँ ठोस अवस्था में कैसे पाई जाती है? तो जल ना जब कभी भी ठंडा के कारण वो जम जाएगी तो बर्फ़ बन जाएगी। तो बर्फ़ जब बन जाएगी ना तो उसे हम लोग ठोस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठोस बोलेंगे। और पानी पहले से किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। ठीक है। और जम जाएगी तो क्या बोलेंगे? ठोस। और जल जब कभी भी ना तापमान अधिक होगा, जैसे गर्मी के दिन में, तो क्या होती है? वाष्प बनकर ऊपर उड़ती है और वहाँ गैस बन जाती है। तो ना कौन तीनों अवस्था में पाई जाती है? जल। किस किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस, द्रव और गैस। जल का ठोस रूप क्या होता है बोलेगा? तो बर्फ बोलेंगे। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। क्वेश्चन नंबर अभी 56 देखेंगे। आप लोग के लिए वीडियो लंबा हो रहा है, बट इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। टोटल 70 क्वेश्चन होगी, 70 एवं मतलब 70 के आसपास होगी, देख लीजिए। और ये आप लोग को कुछ कुछ आवाज़ें आ रही होगी, तो ना मैं काफ़ी रात हो गई है और मैं रात में थोड़ा सा घर से बाहर निकल कर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये आवाज़ें आप लोग को सुनाई दे रही होगी। ठीक है। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, स्ट्रगल ही लाइफ है। आप लोग ना मेहनत नहीं करेंगे तो क्या है, सक्सेस पाना, अपना मंजिल को पाना मुश्किल होगी। तो मैं आप लोग भी अच्छा से पढ़ेंगे ये समझ करके ये वीडियो बना रहा हूँ, और ना मैं भी कुछ सफलता पाना चाहता हूँ। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग अपना मंजिल ज़रूर प्राप्त कीजिए, और ना मुझे भी सपोर्ट कीजिए। मुझे सपोर्ट आप लोग कैसे करेंगे? तो वीडियो पूरी देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 56 देखेंगे अभी। निम्न में से सबसे कम घनत्व किसका होता है? तो सबसे कम घनत्व की बात कर रहे हैं ना, तो आप ये जान लीजिए घनत्व मतलब किसका वजन सबसे कम होता है। तो देख पा रहे होंगे पानी, लोहा, रुई, शहद। तो किसका वजन सबसे कम होती है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? देखिए निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? ए नंबर में है घनत्व, बी में संपीड्यता, सी में विसरण, डी में तरंगधर्ज। इसका सही जवाब होगा ना तरंगधर्ज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। देखिए वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है? ए नंबर में गर्मी, बी में शिथिलता, सी में ताप में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो ना इसका सही जवाब होगा शिथिलता। ये कैसे कैसे उत्पन्न होती है बता रहा हूँ। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? तो ना गर्मी के दिन में आप घड़े में जल रखते हैं तो उससे क्या होती है? वाष्पन होती है। और जो घड़ा होती है ना, उसके छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो आँख से दिखाई नहीं देती हैं। उससे पानी क्या होती है? वाष्प के रूप में थोड़ा थोड़ा निकलती है, जो गैस के रूप में, और उसके आसपास के जगह को क्या कर देती है? शिथिलता प्रदान करती है, ठंडा करती है। जिसके कारण होता क्या है ना कि घड़े का पानी घड़े का पानी होता है ठंडा भी रहता है। तो आप लोग ये समझिए वाष्पन की प्रक्रिया से ना शिथिलता उत्पन्न होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलेंगे। गर्म करने पर गैस का आयतन, देखिए किसी भी चीज़ को गर्म करेंगे ना तो उसका आयतन बढ़ेगा या घटेगा? देखिए बहुत सारे चीज़ का आयतन घट भी सकती है, बट ना गैस का आयतन बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप लोग गर्म करेंगे ना तो वो गैस क्या है ना तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। जैसे मान के चलिए आप लोग घर में ना पकौड़ा, समोसा या कोई कुछ बनाता है, तो वह उसको आप लोग वो बनाता है ना तो उससे गर्म करता है, और गर्म करता है ना तो उसका सेंट आता है। हम लोग बाहर से ही कहने लगते हैं अरे वाह क्या बन रही है, क्योंकि सेंट तो बहुत अच्छी आ रही है। बट उसे क्या है ना बना करके रख देगा, और ना एक आध 2 दिन हो जाएगी तो उसका सेंट बाहर तक नहीं आएगी। तो किसी भी चीज़ का क्या है, गैस या उसका सुगंध कब आती है हम तक? जब वह गर्म होती है। तो गर्म होती है ना तो क्या होती है? गैस का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गैस गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 दिखाई दे रहा होगा आप लोग के। दिए गए चित्र में आप लोग के चित्र देख पा रहे होंगे।
दिए गए चित्र में पदार्थ के किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है। देखिए ना, ये पदार्थ का क्या है, अवस्था का यहाँ पे चित्र दिया है, ठीक है। तो पदार्थ का ये अवस्था है और इसमें जो दिखाई दे रहा है ये काला काला वो कण है, ठीक है। तो ये जो काला काला आप लोग देख पा रहे होंगे ये कण है। तो बोलता क्या है क्वेश्चन, पदार्थ के किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है। मतलब पदार्थ के कौन सा अवस्था का कण को दिखाया गया है, मतलब ठोस का कि द्रव का कि गैस का। तो ये कण देख पा रहे होंगे काला काला जो दिखाई दे रही है, ठीक है। ये ना एक दूसरा से टच नहीं है, ठीक है। अगर एक दूसरा से सटे हुए रहता तो ये क्या हो जाता, द्रव नहीं तो ठोस हो जाता। बहुत पूरा सामने सामने रहता, ये ऐसे ऐसे सामने सामने रहता, बहुत सामने सामने एक दूसरे से टच रहता तो हम लोग ठोस बोलते। और कोई कोई सटा हुआ रहता, कोई कोई नहीं तो द्रव बोलते। लेकिन ये कण देख रहे हैं बिल्कुल ना सटा हुआ नहीं है, तो इसी ये क्या है, गैस है। तो एक बार क्वेश्चन फिर से रीड कीजिए। दिए गए चित्र में पदार्थ के किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है। तो ना ये गैस के कणों को दिखाया गया है ये फिगर में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 61। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है। देखिए किसके कारण घड़े का जल ठंडा होता है, तो इसका आंसर ना वाष्पीकरण के कारण घड़े का जल क्या होता है, ठंडा। मैं तभी डिस्कस कर रहा था, घड़े में रखा जल गर्मियों के दिन में ठंडा होता है, क्योंकि ना घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उससे पानी निकलती है जो हम लोग को आँख से नहीं दिखाई देती है, और अपने आसपास के क्षेत्र को क्या कर देती है, ठंडी कर देती है। अगर वह अपने आसपास के क्षेत्र को ठंडा कर देगा तो वह खुद ठंडा स्थान में है तो वह ठंडा ही रहेगी। इसलिए घड़े का जल गर्मियों के दिन में ठंडी होती है, और ना क्यों होती है, तो वाष्पीकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर क्या, 62, ठीक है। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति के कारण है निम्न ताप, उच्च दाब, उपरोक्त सभी। तो ना सौरमंडल में निम्न ताप तो कतई नहीं होगा। निम्न ताप सौरमंडल में सूरज के सामने निम्न ताप बहुत कम तापमान होगा क्या, सूरज के सामने जाएंगे तो जला देगा, मतलब उच्च ताप होती है, ठीक है। और बोलता है सी नंबर में उच्च दाब, डी में उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ना उच्च ताप, तापमान बहुत अधिक के कारण वहाँ पे क्या होती है, प्लाज्मा होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में किसका ऊर्ध्वापातन होता है, किसका ऊर्ध्वापातन होता है, ठीक है। ए नंबर में गंधक, बी में आयोडीन, सी में मैग्नीशियम, डी में ब्रोमीन। तो किसका ऊर्ध्वापातन होता है, आयोडीन का, ठीक है। किसका होता है, आयोडीन का क्या होता है, ऊर्ध्वापातन होता है। आप लोग एक चीज़ बता दो, अगर यहाँ पे आयोडीन ऑप्शन में नहीं रहता तो आप लोग ये भी मार सकते हैं कॉपर सल्फेट, और एक ये भी हो जाइए अमोनियम क्लोराइड। उसके वो चीज़ को मैं डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूँ। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होती है NH4Cl, ठीक है। किसका सूत्र, अमोनियम क्लोराइड का, जो आप लोग क्लास 10 में ये देखने को मिलेगी NH4Cl। हो सके क्लास 9th में भी होगी, बट मैं अमोनियम क्लोराइड की बात किया इसलिए उसका सूत्र बता दिया, ठीक है। तो ना क्वेश्चन नंबर अभी देखेंगे 64, निम्न में किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो ना किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, तो गैसीय अवस्था में ना अणुओं की ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग देखेंगे 65, मुझे लग रही है ये लास्ट क्वेश्चन होगी। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है। देखिए बर्फ का टुकड़ा लेंगे ना, उसे जल में डालेंगे तो बर्फ का टुकड़ा रहेगा, वो जल में क्या होगा, तैरेगा। और क्यों तैरता है उसे पूछ रहा है, क्योंकि यह जल से भारी होता है। देखिए अगर वह जल से भारी होता ना तो जल में नहीं तैरता। बी नंबर में बोलता है जल का घनत्व बर्फ के घनत्व के समान होता है। अगर दोनों बराबर होता ना तो वह क्या हो जाता कि कभी बर्फ ऊपर तो कभी नीचे, कभी पानी ऊपर बर्फ नीचे, ऐसा होता। अगर दोनों का घनत्व बराबर रहता तो बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। हाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए बर्फ का घनत्व कम है ना, इसलिए वह जल में तैर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सही, सी।
डी भी क्या है एक बार रीड कर लीजिए, बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है, तो ये गलत बोलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आप क्वेश्चन नंबर 66, अच्छा क्वेश्चन नंबर 66 भी है, देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 70 तक मैं बोला था ना, क्वेश्चन नंबर 66, जल वाष्प संघनित होता है जब, सॉरी मिस्टेक हो रही पढ़ने में, जब वाष्प संघनित होता है तो क्या होता है, इनमें से हम लोग को दिखना है। ऑप्शन में आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है। ए नंबर में बोलता है या ऊष्मा अवशोषित करती है। देखिए वाष्प संघनित होता है, वाष्प मतलब ये गैस समझिए, ठीक है। संघनित मतलब वह जमा हो जाता है और जल बन जाता है, ठीक है। तो ऊष्मा अवशोषित करता है बोलता है, सही है क्या, ऊष्मा अवशोषित नहीं करेगा। और ये क्या है, ये नंबर तो इसका नहीं होगा। अब मैं इसका 3 ऑप्शन है उसे मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यह ऊष्मा उत्सर्जित करती है, तो क्या है ना, गैस है जो कि वो संघनित होकर के जल बन जाएगा, तो वह तापमान देगा क्या, नहीं। सी बोलता है उसका ताप बढ़ जाता है, ये भी नहीं होगा। डी बोलता है उसका ताप घट जाता है, हाँ ये होगा ऑप्शन नंबर डी। जब क्या है वाष्प है ना वो संघनित होगा और जल बन जाएगा, जमा हो जाएगा, जल बन जाएगा, तो इसका तापमान है जो कि घट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसका ताप घट जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देख पा रही होंगी, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, तो 365 किलो जूल प्रति केजी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, किसकी सुगंध, अगरबत्ती की, आप लोग ने भी जरूर अनुभव किया होगा। इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है, देखिए अगरबत्ती की सुगंध दूर से ही आप तक चली आती है, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है, तो ना पदार्थ का कण आप तक पहुंच गई, मतलब ना कण क्या करते हैं, गति करते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए में क्या बोलता है, पदार्थ के कण बहुत छोटे हैं, छोटे तो होते हैं बट पदार्थ के कण गति करते हैं इसलिए हम तक पहुंच गई, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। ये रिक्त स्थान तो होती है बट ये क्वेश्चन का ना सही जवाब बी भी नहीं होगा। सी क्या बोलता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। डी नंबर में क्या बोलता है, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 69, गर्म करने पर गैस का आयतन, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होगा, बढ़ता है। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, बढ़ता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, देख पा रही होंगी, क्वेश्चन नंबर क्या है, 70। दिए गए चित्र द्वारा किस प्रक्रिया को दिखाया गया है, दिए गए चित्र द्वारा किस प्रक्रिया को दिखाया गया है, आप लोगों को चित्र पूरा मैं दिखा देता हूँ। देखिए चित्र दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो चित्र में क्या क्या है देख लीजिए, एक यहाँ पे बर्नल दिखाया गया है ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, चीनी की मिट्टी की प्याली जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और ये क्या है, कीप है, क्या है, कीप। और यहाँ पे क्या बोलता है, ठोस बना अमोनियम क्लोराइड, उल्टा रखा हुआ कीप, ये देख पा रही होंगी, रुई का टुकड़ा यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे ये इसके अंदर क्या चीज़ है, तो ना यहाँ पे क्या है, वाष्प बना अमोनियम क्लोराइड। देखिए अमोनियम क्लोराइड का तभी सूत्र बताया था मैं, NH4Cl, कभी आप लोग को पूछ भी सकती है, ठीक है। तो दिए गए चित्र द्वारा किस प्रक्रिया को दर्शाया गया है, तो ना ये ऊर्ध्वापातन हो रहा है, किसका ऊर्ध्वापातन हो रहा है, तो ऑप्शन इसका हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन देखिए ए नंबर बोलता है अमोनियम क्लोराइड का वाष्पीकरण, वाष्पीकरण तो नहीं हो रही है, अमोनियम क्लोराइड का संघनन नहीं हो रही है। डी नंबर में देखिए, सी नंबर में अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वापातन, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वापातन। और मैं इसे पहले एक चीज़ डिस्कस किया था, इनमें से किसका ऊर्ध्वापातन होता है,
तो हम लोग एक जगह पाए थे ना आयोडीन, तो आयोडीन का भी ऊर्ध्वपातन होता है, कपूर का भी होता है और अमोनियम क्लोराइड का भी ऊर्ध्वपातन होता है। आप लोग को एक चीज़ डाउट लग रही होगी कि ऊर्ध्वपातन एक्चुअल में एक होता क्या चीज़ है, तो मैं आप लोग को समझा देना चाहूँगा कि ऊर्ध्वपातन क्या चीज़ है। माना ठोस है, ठीक है, अब इसको क्या करेंगे ना, ये ठोस को आप क्या करेंगे कि जलाएंगे तो ये द्रव में नहीं पिघलेगा, कौन, ये कपूर, और सीधे क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो ना कोई ठोस चीज़ होती है वह सीधे क्या बन जाती है, गैस बन जाती है, द्रव में आए बिना क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या करते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है, समझ में आई होगी। आप कपूर ठोस पदार्थ है, इसे क्या करेंगे, आप गर्म करेंगे तो ये द्रव में नहीं पिघलेगा और क्या बन जाएगा, गैस। तो एक प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो ना कोई ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में आए बिना वह गैस बन जाती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो प्यारे दोस्तों ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को टोटल 70 कराया, ठीक है। आप क्या है ना, मैं इसी अगले वीडियो में आप लोग के लिए चैप्टर 2 लाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग हर एक वीडियो अच्छी तरह से देखिए। आप लोग का किताब पूरी पढ़ाई हुई है या नहीं हुई है, आप लोग इस तरह का वीडियो एक बार अच्छी तरह से देख लेंगे ना, तो एग्ज़ाम में ज़रूर ही अच्छा करेंगे। एक बार नहीं तो 2 बार ये वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो ना मैं वीडियो एंडिंग की ओर चलता हूँ। आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। प्यारे दोस्तों, चैप्टर 1 पढ़ाया मैं, अब मैं इससे अगले वीडियो में कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो चैप्टर 2 और चैप्टर का क्या नाम है मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, ठीक है। चैप्टर 2 पार्ट यहाँ पे देख पा रही होंगे, स्क्रीन में थोड़ा बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर 2 में क्या है देखिए, इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो ये टॉपिक पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को। प्यारे स्टूडेंट्स, आशा करूँगा आप लोग बेहतर करेंगे और अच्छा पढ़ेंगे। धन्यवाद।